प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देश की सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। साथ ही याचिका में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। याचिका में ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए गाइडलाइंस बनाने का आदेश भी सरकार को देने की अपील की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये हाथरस का भगदड़ वाला पूरा मामला। संजय शर्मा इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं लगातार। संजय का हम रुख करेंगे। संजय, ये खबर, इसकी पूरी डिटेल्स आप दर्शकों को अपडेट करें। ये इस पूरे मामले में विशाल तिवारी की जो जनहित याचिका है उसमें उन्होंने आज एक चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और उन्होंने ये आग्रह किया है कि 8 जुलाई को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्मावकाश के बाद खुलेगा सामान्य कामकाज के लिए, पहले ही दिन इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए। और चूंकि ये मामला गंभीर है और ऐसे ही बहुत सारे आयोजन एक के बाद एक लगे हुए हैं, अलग अलग जगह चातुर्मास आने वाला है, उस पर आयोजन होंगे। इसके अलावा और बाकी कई जगह इस तरह के आयोजन होते हैं श्रावण के महीने में भी, लिहाजा कोर्ट इसमें जल्दी से डिसाइड करे ताकि एक गाइडलाइन तैयार हो। इस तरह के जो बड़े कांग्रेगेशन होते हैं, बड़े जमावड़े होते हैं लोगों के, जहां 1,50,000 इससे ज्यादा, तो वहां पर सुरक्षा के मानक तय किए जाएं। उन मानकों के आधार पर कार्रवाई हो, 5 सदस्य विशेषज्ञ समिति हो, जो समिति इस मामले में गाइडलाइन तैयार करे और आगे एक तो उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट ली जाए कि अब तक उन्होंने क्या किया है और आगे क्या करने वाले हैं। इसके अलावा पूरे देश के लिए एक मानक गाइडलाइन तैयार हो कि इस तरह के जो कांग्रेगेशन होते हैं, लोगों का जमावड़ा होता है जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना होती है, वहां किसी भी अनहोनी की आशंका को कैसे निर्मूल किया जा सकता है, सुरक्षा इंतजाम, बेसिक इंतजाम कैसे किए जा सकते हैं, थंब रूल बनाए जाने चाहिए ताकि जब कोई जमावड़ा, आप कोई आयोजन समारोह करते हो, आपको ये सारी चीजें तो बेसिक तौर पर पूरी करनी होंगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो ये जनहित याचिका है, इस पर अभी जो दाखिल हुई है कल, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो याचिका सुनवाई के लिए 8 तारीख को आती है या उसके बाद आती है। तो उसे सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है और इसमें यह कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र, यानी अगले सोमवार को, आने वाले सोमवार को जब कोर्ट खुलेगा उसी दिन इसकी सुनवाई की जाए। संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट करने के लिए। देखिए, हाथरस में हुए भगदड़ की शुरुआती एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है और एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में चल रही जांच में डीएम, एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। 2 जुलाई की दोपहर हुए इस हादसे के बाद ही मुख्यमंत्री स्तर से एसआईटी जांच का आदेश देकर 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की गई। हालांकि ये रिपोर्ट बुधवार को ही देनी थी, मगर राहत और बचाव कार्य जारी रहने और बुधवार को मुख्यमंत्री के आने के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी। तो मुख्यमंत्री योगी ने 24 घंटे के भीतर मांगी थी रिपोर्ट और अब इसको लेकर आपको हम अपडेट कर रहे हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं। हाथरस हादसे की शुरुआती एसआईटी जांच रिपोर्ट पेश। संतोष शर्मा का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी आप सभी के बीच रखने के लिए। संतोष, विस्तार से जानकारी दीजिए इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने एक एसआईटी गठित की थी। 2 मेंबर्स इसमें थे। इसमें एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ हेड कर रही थी इस एसआईटी में और दूसरा मेंबर जो थी वो आगरा अलीगढ़ की कमिश्नर थी चैत्रा बी। इन 2 अधिकारियों की, यानी एक पुलिस का और एक आईपीएस और एक आईएएस, इन 2 अधिकारियों की एक एसआईटी गठित की गई थी जिसको 24 घंटे का टाइम दिया गया था। लेकिन राहत कार्य मुख्यमंत्री के आगमन के चलते ये 24 घंटे का टाइम 3 दिन बढ़ाया गया और आज इन दोनों अधिकारियों ने अपनी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। सबसे अहम बात कि इस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट देने से पहले करीब 200 अधिकारियों का, 200 लोगों का बयान लिया, जिसमें मौके पर मौजूद अधिकारियों से लेकर के एसडीएम, तहसीलदार, थानेदार, चौकी इंचार्ज से लेकर के एसपी अलीगढ़ और एसपी हाथरस और डीएम हाथरस, उनके भी बयान दर्ज है। यानी कि एसआईटी की रिपोर्ट में डीएम और एसपी हाथरस के बयान के साथ ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और इस सत्संग के लिए परमिशन देने वाले जो एसडीएम सिकंदरा राव थे और सीओ सिकंदरा राव, इन दोनों के बयान लिए गए। उन बयान के आधार पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उम्मीद है कि जल्द अब कार्रवाई का दौर शुरू होगा। इस पूरे मामले में जो लापरवाही बरती गई, इस पूरे मामले में जो कार्रवाई, तो जो अनदेखी की गई नियमों की, जो 80,000 की परमिशन ली गई और 2.5 लाख आदमी जमावड़ा लग गया वहां पर, तो पुलिस कैसे जिम्मेदार हुई, पुलिस की कहां पर लापरवाही हुई, हाईवे पर पुलिस तैनात थी तो अंदर क्यों नहीं गई, ये तमाम
सवालों के जवाब जो मुख्यमंत्री ने मांगे थे अफसरों से, उस पर एक रिपोर्ट एसआईटी ने दे दी है और अब कार्रवाई का दौर शुरू होगा उन अफसरों के ऊपर जिनकी लापरवाही से 123 लोगों की जान गई। संतोष, आप जुड़े रहिए। अभिषेक भी, कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अभिषेक, ठीक है, एक्शन अब हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जो एक्शन जिसकी उम्मीद की जा रही है फिलहाल वो नजर नहीं आया है। बाबा कहां है किसी को नहीं मालूम। पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन सर्विलांस, अत्याधुनिक, ये सब कुछ हाईटेक सुविधाएं हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के पास, दावा किया जाता है, लेकिन वो नजर भी आना चाहिए। तो किस तरह से एक्शन अभी आपको देखने को मिल रहा है? आशुतोष, देखिए, बाबा कहाँ है ये तो बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर पुलिस उनकी तलाश भी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर बाबा के नाम से नहीं है। बिल्कुल, बाबा पर सीधा कोई एफआईआर नहीं है। और बाबा का अगर आप देखें तो उनके खिलाफ अभी तक जो पुलिस को मामले मिले हैं सिर्फ सन 2000 का एक मामला था, और वो मामला भी खत्म हो चुका है, यानी कि उसमें भी फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। तो सीधे अभी स्थिति में पुलिस उनसे पूछताछ तो कर सकती है, पुलिस उन्हें हिरासत में रख सकती है, लेकिन बाबा को गिरफ्तार करना मुश्किल होगा क्योंकि सीधी एफआईआर नहीं है। दूसरी बात, इतने अगर आप 20 सालों में देख लें, 20 सालों में भी कोई पुलिस को अभी तक ऐसी एफआईआर नहीं मिली है जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हो सके। तो कुल मिलाकर पुलिस के हाथ भी बंधे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि बाबा का लोकेशन अभी लोगों को नहीं मिल रहा, लेकिन अगर लोकेशन मिल भी जाएगा तो क्या वो सीधा गिरफ्तार हो जाएंगे? जब तक, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि जब तक शुरुआती एफआईआर दर्ज हुई है और जैसे जैसे इसमें जांच में सामने आएंगी वैसे वैसे लोगों को नामजद किया जाएगा। तो ये जरूर है कि बाबा का कोई अता पता नहीं है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि बाबा के खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर लेकिन सिर्फ सेवादारों पर कार्रवाई करके, जो शिष्य हैं या फिर अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करके, और बाबा फरार हैं, कब तक रहेंगे और जब आएंगे उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तो ये अभी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज, हाथरस के बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोलेनाथ को 2 दिन बाद भी कोई सुराग अब तक नहीं है, मतलब फरार। भगदड़ के बाद से बाबा फरार चल रहे हैं और उसके भागने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, लेकिन उसके बाद उसके ठिकाने के बारे में कोई खबर नहीं है। और यही नहीं, हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर भी, उसका भी कोई सुराग नहीं है। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम जरूर रखा है। हालांकि कल पुलिस से जब पूछा गया तो पुलिस ने साफ कह दिया कि बाबा आरोपी नहीं है, मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर है, जिसकी तलाश जारी है। लेकिन सवाल यह है कि सत्संग किसका था, किसको लोग सुनने आए थे? ये जो 2.5 लाख जनता 2 लाख से ज्यादा पहुंची, तो वो किसके कारण आई? क्या सिर्फ पुलिस प्रशासन या सिर्फ सेवादारों की ही जिम्मेदारी है? ये अपने आप में कई सवालात हैं। बाबा आपकी नजर में है सर? मैंने बताया विवेचना में, अगर नहीं, विवेचना लगवा दे, बाबा आपकी नजर में है नहीं? अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी, वी विल डू इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पार्टी से और कमेंट की जो है उनका रोल है कि नहीं है। एफआईआर के अंदर वो नेम्ड नहीं है। एफआईआर में रिस्पांसिबिलिटी आयोजक की होती है, आयोजक की रिस्पांसिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम किया गया। 1 लाख रुपए का रिवार्ड उनके ऊपर करा जा रहा है, उसका एमडब्ल्यू इशू कराया जा रहा है। जो उनके साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर थे, जो सेवादार थे, जिन्होंने भीड़ को वहां रोकने का प्रयास किया, जो वहां मौके से भाग गए, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को सहयोग करने में किसी प्रकार की मदद नहीं की, उन लोगों का रोल डिसाइड करते हुए आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ये दिखाया गया दरवाजे नहीं है, रास्ते नहीं थे, वहां तो पूरे खुले खेत पड़े हैं, पूरे खुले खेत है, हर तरफ जिधर निकलना उधर निकलो। दोनों तरफ रास्ते थे, 4 रास्तों का एक हाईवे, एक तरफ 4 का बीच में रास्ता चल रहा है, उधर रास्ते इधर रास्ते, हर तरफ रास्ते थे, खुला था, पंडाल था। और उसके बाद बारिश हो चुकी थी पहले, ये बात सही बताई लोगों ने, लेकिन ऐसी स्थिति थी, बताया गया रास्ते नहीं है, बंद थे। ये जो भी आयोजक थे इतने वर्षों से लगातार नारायण साकार हरि के सत्य के साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आयोजन कर रहे थे, अपनी व्यवस्थाएं कर रहे थे, प्रॉपर परमिशन ली जाती है, प्रवास की भी, कार्यक्रम की भी, आयोजन की भी। बिना प्रवास, बिना परमिशन के कोई कार्यक्रम नहीं होता है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन है नारायण साकार हरि, और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के सभी प्रतिनिधि जो भी है पदाधिकारी, वो सभी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है।
कुमार अभिषेक उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुमार, बहुत बड़े सवालात हैं, उनमें से एक मुख्य सवाल यह है कि जिम्मेदार कंधों को ढूंढा जा रहा है कि किसके कंधे पर जिम्मेदारी डाली जाए। वो अधिकारी हैं, सेवादार हैं, लेकिन वो जिम्मेदार आखिर क्यों नहीं जिनको सुनने के लिए 2.5 लाख लोग पहुंचे हुए थे, वो फरार हैं और उन पर एफआईआर दर्ज तक नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर नारायण साकार हरि जो बाबा हैं, इनकी फॉलोइंग बहुत ही बड़ी है। और अगर आप देखें तो बिल्कुल गुमनामी रहते हुए, मतलब बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार न करते हुए लाखों लोगों की भीड़ जुटती है। जिस तरीके से अगर आप देखें तो प्रशासन ने कहा है कि उनका नाम एफआईआर में नहीं है। निश्चित तौर पर पहला एफआईआर किसने किया है? प्रशासन ने ही किया है। शुरुआती जो एफआईआर हुई है, तो उस वक्त अगर बाबा को एफआईआर किया होते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी जो कोशिश है वो ये कि उनके सेवादारों की गलती है, जिन्होंने लोगों को निकालने में गलतियां की और जिन्होंने धक्के देकर के निकाला। इस तरीके के जो आरोप हैं, वो आरोपी इस वक्त मुख्य आरोपी के तौर पर हैं। कहना है कि बाबा वहां से निकल गए थे और उनके पीछे जो चरण धूलि लेने के लिए जो भीड़ उमड़ी थी, उसकी वजह से इतना बड़ा स्टैम्पीड हुआ और फिर इतने लोगों की मौत हुई। लेकिन सवाल जरूर खड़े हैं कि आखिर जब एफआईआर हुई तो उसमें बाबा का नाम क्यों नहीं है? अब बाबा का नाम जब एफआईआर में नहीं है तो आप सीधे गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे जब तक इस एफआईआर के दायरे को नहीं बढ़ाया जाएगा। उसमें बाबा नारायण हरि को जब तक उसमें आरोपी नहीं बनाया जाएगा, तब तक गिरफ्तारी होना मुश्किल है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में किसके नाम पर लोग जुटते हैं, तो निश्चित तौर पर बाबा ही है जिनके नाम पर लोग जुटते रहे हैं। और मांग तो यही हो रही है कि भाई उनको भी आरोपी बनाया जाए, क्योंकि इतना बड़ा ये कांड, इतनी बड़ी ये घटना घटी। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लगातार ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरों को हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं।